हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था हमारा इनडायरेक्टली एक्टिंग में हमने रिवर्सिबल का लिपिड सॉल्यूबल वाला पार्ट देखा था। ठीक है, तो बेसिकली हमने फाइसोस्टिग्मिन, टैक्रिन और डोनापाजिल, गैलेंटामिन ये वाली ड्रग्स हमने डिस्कस की थी। आज वाले वीडियो में हम लोग बचा हुआ टॉपिक जो है कॉलिनर्जिक ड्रग्स का वो करने वाले हैं। तो रिवर्सिबल में आज हम लोग लिपिड सॉल्यूबल वाला पार्ट करेंगे और इसी के साथ जो हमारा इनडायरेक्टली एक्टिंग में जो इरिवर्सिबल ड्रग्स थे हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विथ लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग, जिसमें हमारे नियोस्टिग्मिन क्लास के ड्रग्स आएंगे। तो जो हमारा रिवर्सिबल लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग था उसमें हम लोग आज देखने वाले हैं नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम के बारे में। कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जैसे ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, और जो नियोस्टिग्मिन होता है बेसिकली ये सारे जो हमारे ड्रग्स हैं ये क्वाटर्नरी अमीन होते हैं। ठीक है, और आज एक पॉइंट जो हम लोग का एक्स्ट्रा करना है वो ये है कि जो अभी तक हमने रिवर्सिबल में लिपिड सॉल्युबल ड्रग जैसे फाइसोस्टिग्मिन वगैरह पढ़ा था ना, उसमें ना बेसिकली ये वाले जो ड्रग्स होते हैं ना रिवर्सिबल लिपिड सॉल्युबल फाइसोस्टिग्मिन वाले ड्रग्स, वो ना उनका जो मेन एक्शन होता है वो मस्करिनिक एक्शन होता है, उनका निकोटिनिक एक्शन उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए हम उसको बेसिकली उसके क्लिनिकल इंडिकेशंस में वो आता ही नहीं है। लेकिन जो हमारा रिवर्सिबल लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग में जैसे नियोस्टिग्मिन हो गया, ये ना मस्करिनिक इंडिकेशंस के लिए भी होते हैं और निकोटिनिक इंडिकेशंस के लिए भी होते हैं। इंडिकेशन का जो मतलब होता है वो होता है कि हम लोग इसका यूज़ किस में करते हैं। तो मस्करिनिक रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं और निकोटिनिक को भी स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकोटिनिक इंडिकेशंस को देखते हैं। तो निकोटिनिक इंडिकेशन में सबसे पहले अगर आपको याद हो, जब मैं आपको ये वाला रिसेप्टर के बारे में पढ़ा रही थी, एनएम रिसेप्टर के बारे में, तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट को डिस्कस किया था, वो ये था कि एसिटाइल कोलिन का अमाउंट अगर कम है तो वो अंडर स्टिमुलेटेड रहेगा, और एसिटाइल कोलिन को अगर हमने का अमाउंट ज़्यादा है तो वो जो हमारा रिसेप्टर है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाएगा। दोनों के ही केसेस में हमको मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। तो जो एनएम रिसेप्टर होता है उसको ऑप्टिमल स्टिमुलेशन चाहिए होता है। अब क्या है, जो मसल वीकनेस हो रहा है ना, तो इसका इफेक्ट ना हमको लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियोसिस जो हमारी मसल होती है आँख की, वो ना वीक हो जाती है। तो सबसे पहला साइन हमको ना वही देखने को मिलता है, जो आईलिड्स है ना वो ड्रूप हो जाती है, जिसको हम लोग टॉसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर एसिटाइल कोलिन घटा है ना तो ये हमें मसल में ना मायस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर एसिटाइल कोलिन बढ़ा है तो ये हमको कॉलिनर्जिक वीकनेस या फिर कॉलिनर्जिक क्राइसिस में देखने को मिलता है। तो अगर कोई पेशेंट आ रहा है, टॉसिस हमको उसमें दिख रहा है और हमको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई जो पर्सन है उसको मसल वीकनेस है, तो मसल वीकनेस तो अंडर स्टिमुलेशन की वजह से भी हो रहा है और ओवर स्टिमुलेशन की वजह से भी हो रहा है। तो मुझे पता करना होगा ना कि मतलब ड्रग अगर इसको अंडर स्टिमुलेशन हो रहा है तो मैं एसिटाइल कोलिन को और नहीं घटा सकती, मुझे उसमें बढ़ाना पड़ेगा तब ट्रीटमेंट होगा। और अगर ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है तो मुझे एसिटाइल कोलिन को घटाना पड़ेगा, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मैं उसमें और एसिटाइल कोलिन सामने वाले को दूंगी तो उसकी तो हालत और ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ना मुझे पता करना पड़ेगा कि जो मसल वीकनेस है उसका कॉज क्या है। तो अगली चीज़ जो है वो हमें जो क्वेश्चन करना है वो ये है दैट हाउ विल वी डायग्नोज द रीज़न ऑफ द मसल वीकनेस। ठीक है, तो फिर अब उसी क्वेश्चन का आंसर है दैट हाउ विल वी डायग्नोज द रीज़न ऑफ द मसल वीकनेस। ठीक है, तो इसके लिए ना एक टेंसिलॉन या एड्रोफोनियम टेस्ट होता है। जो एड्रोफोनियम होता है ना उसका मार्केट नेम टेंसिलॉन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ना हम लोग इसको टेंसिलॉन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम लोग ना 2 mg IV एड्रोफोनियम को हम लोग पर्सन को देंगे। अब जो एड्रोफोनियम होती है ना, इसकी खास बात ये है कि एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्टिंग होता है। तो ना अगर कोई एडवर्स रिएक्शन या वर्सनिंग सिचुएशन हमको देखने को भी मिल रही है ना, तो वो काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगी, तो वो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हुए। ठीक है, तो काफ़ी एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है और इससे हमारा कन्फर्मेशन होगा कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होता है, जो हमारा टेंसिलॉन या फिर जो एड्रोफोनियम होता है ये क्या करता है ना, ये वही है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम का ये इनहिबिटर है। तो ये क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन को ना ये बढ़ाएगा। तो अगर एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो अभी तक हमने क्या देखा था
कि अगर एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन कम है तो मसल वीकनेस किसकी वजह से, मतलब अंडर स्टिमुलेशन की वजह से मसल वीकनेस हो रही है, तो ऐसा हमको मायस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलता है। तो ना अगर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, तो अगर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है एसिटाइल कोलिन के बढ़ने की वजह से, तो यानी कि पर्सन को मायस्थेनिया ग्रेविस था। क्यों? क्योंकि जब एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन कम था तो फिर टॉसिस देखने को मिल रहा था। अब एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो फिर हमें टॉसिस में इम्प्रूवमेंट, या फिर जो भी मसल वीकनेस का साइन हम कंसिडर करके चल रहे थे उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। यानी कि पहले अंडर स्टिमुलेटेड था, अब ऑप्टिमल स्टिमुलेशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे कन्फर्म होगा कि मायस्थेनिया ग्रेविस था पर्सन को। लेकिन अगर वहीं पे इम्प्रूवमेंट हमको नहीं देखने को मिल रही है, या फिर उसका हालत और ख़राब हो जा रहा है और वर्स हो जा रहा है, तो फिर ना उसको कॉलिनर्जिक क्राइसिस या कॉलिनर्जिक वीकनेस थी। यानी कि ना एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन पहले से ओवर स्टिमुलेशन की वजह से बढ़ा हुआ था, ठीक है, उसी की वजह से मसल वीकनेस थी। और अभी मैंने एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया है ड्रोफोनियम देके, तो उसकी वजह से हालत ना सामने वाले की और ख़राब हो जाएगी। तो इससे हमें पता चलेगा, ठीक है, मतलब एसिटाइल कोलिन पहले से ज़्यादा था और ज़्यादा होने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो गई है, यानी कि कॉलिनर्जिक क्राइसिस है। तो अब इस वाले में हम लोग क्या करेंगे ना, जिस पर्सन को मायस्थेनिया ग्रेविस है उसको हम लोग एसिटाइल कोलिन बढ़ा के ही देंगे। लेकिन जिस पर्सन को ना कॉलिन, मतलब जिसके में एसिटाइल कोलिन ज़्यादा था, जिसके में कॉलिनर्जिक क्राइसिस हो रहा था, उस पर्सन को हम लोग ना कोई और रख देंगे जो कि एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, ताकि ऑप्टिमली स्टिमुलेट हो हमारा एनएम रिसेप्टर जो है और मसल वीकनेस ना देखने को मिले। तो पहला जो इंडिकेशन है ना हमारा निकोटिनिक इंडिकेशन, अभी हम लोग निकोटिनिक इंडिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो पहला जो निकोटिनिक इंडिकेशन है ना हमारा ये नियोस्टिग्मिन का, वो यही है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सामने वाले को नियोस्टिग्मिन या फिर पायरोडोस्टिग्मिन देंगे। ये दोनों एक ही एनालॉग्स ही हैं, ठीक है, एक ही जैसे ड्रग्स हैं, सेम है। ठीक है, तो नियोस्टिग्मिन जो है ना ये थोड़ी शॉर्ट एक्टिंग होती है पायरोडोस्टिग्मिन के कंपैरिजन में, विच इज़ अ लॉन्गर एक्टिंग ड्रग। बाकी दोनों सेम ही है। अब इसके साथ साथ हम लोग अट्रोपिन देंगे। अट्रोपिन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा नियोस्टिग्मिन, पायरोडोस्टिग्मिन, ये वाले ड्रग्स होते हैं, ये मस्करिनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टर को अगर मेरा नियोस्टिग्मिन स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि एनएम रिसेप्टर को ऑप्टिमली स्टिमुलेट कर रहा है, तो उसकी वजह से ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये मस्करिनिक रिसेप्टर को भी तो स्टिमुलेट करेगा। तो अगर मस्करिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो वही है, सेक्रीशंस बढ़ जाएंगी, ब्रेडिकार्डिया, M2 की वजह से ब्रेडिकार्डिया, M1 की वजह से इंक्रीज्ड HCl सेक्रीशन, ये सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट, यानी कि मस्करिनिक साइड इफ़ेक्ट्स मुझे देखने को मिलेंगे। तो मुझे मस्करिनिक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देने हैं, तो इसीलिए ना मैं उसको अट्रोपिन के साथ दूंगी। अट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो कि मस्करिनिक एक्शंस को ब्लॉक करती है। तो नियोस्टिग्मिन जो है it will stimulate nicotinic NM receptor for the optimal stimulation to treat myasthenia gravis, while atropine is used to block the muscarinic side effects of the neostigmin। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके दूसरा जो इंडिकेशन है इसका हम लोग वो देखते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट इंडिकेशन है वो है कोबरा बाइट में। तो जो कोबरा बाइट होता है ना, वो बेसिकली जो टॉक्सिन होता है वो हमारा न्यूरोटॉक्सिन होता है। तो न्यूरोटॉक्सिन के लिए ना जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो कोई ड्रग नहीं बल्कि एक एंटीवेनम होता है। लेकिन एंटीवेनम के अलावा हम लोग उस पर्सन को नियोस्टिग्मिन और अट्रोपिन दे सकते हैं इन केस रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रहा है तो। ठीक है, तो अब क्या होगा, वही है कि नियोस्टिग्मिन जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा एनएम वाले, और अट्रोपिन जो है वो उसके क्या बोलते हैं, जो अट्रोपिन है वो उसके मस्करिनिक इंडिकेशंस या फिर मस्करिनिक जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है उसको स्टॉप करेगा। ठीक है, अगला जो हमारा निकोटिनिक इंडिकेशन में आता है वो है पोस्ट ऑपरेटिव डीक्यूरराइजेशन। ठीक है, तो अब ना हमारे पास जब किसी पर्सन का ना ऑपरेशन होता है तो हम ना उसको नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स जिनका नेम क्यूरियम या फिर क्यूरोनियम में एंड होता है, जैसे अट्राक्यूरियम या फिर पाइपेराक्यूरियम, ये हो गया, ये सारे देते हैं। ठीक है,
तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं हमारे एनएम रिसेप्टर्स को, ठीक है। तो अब एनएम रिसेप्टर्स इनहिबिट हो चुके हैं तो हमारा ऑपरेशन में हेल्प हो जाता है। लेकिन अब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है तो मुझे एनएम रिसेप्टर को दोबारा से स्टिमुलेट करना होगा। तो उनके स्टिमुलेशन के लिए ना हम लोग फिर से नियोस्टिग्मिन और अट्रोपिन को यूज़ करते हैं। नियोस्टिग्मिन जो है वो हमारे एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा और जो हमारा अट्रोपिन है वो हमारे मस्करीनिक जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको रोकेगा। अब तक हमने जो हमारा निकोटिनिक इंडिकेशन था उसमें हमने 3 इंडिकेशंस देखे। सबसे पहला मायस्थेनिया ग्रेविस था, दूसरा कोब्रा बाइट था और तीसरा पोस्ट ऑपरेटिव डीक्यूरराइजेशन था, ठीक है। तो अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है हमारा मस्करीनिक इंडिकेशन सेम क्लास के ड्रग्स का। तो मस्करीनिक इंडिकेशन क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो हमारा नियोस्टिग्मिन होता है वो निकोटिनिक और मस्करीनिक दोनों रिसेप्टर्स पे काम करता है, इसलिए इसके इंडिकेशंस में दोनों ही आते हैं। तो मस्करीनिक इंडिकेशन में हमारा जो आता है वो है पैरालाइटिक इलियस या फिर पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। तो होता क्या, ऑपरेशन के बाद ना जो हम तो सारे M3 रिसेप्टर्स जो हैं वो तो हम ब्लॉक कर चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि उस टाइम पे तो ये चीज़ हमारे काम आती है क्योंकि पर्सन को पेन जो है वो फील नहीं होता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद ना उसका गैस्ट्रिक मोटिलिटी या फिर मिक्चुरेशन का पास होना, ये सारा चीज़ को हमको बैक टू नॉर्मल करना पड़ता है। तो इसके लिए ना हम लोग नियोस्टिग्मिन को यूज़ करते हैं और केवल नियोस्टिग्मिन को यूज़ करते हैं। ये वाले केस में ना हम लोग अट्रोपिन को नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा M3 ब्लॉक है। उस M3 के ब्लॉकेज को ही मैं ठीक करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए मैं नियोस्टिग्मिन दे रही हूँ। अब अगर मैं फिर से नियोस्टिग्मिन के साथ अट्रोपिन दूंगी तो फिर से मेरा जो M वाला रिसेप्टर है ना वो फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो नियोस्टिग्मिन देने का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, इसलिए हम लोग ना अट्रोपिन को नहीं देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अब एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि अच्छा ठीक है, अभी तो हम लोग नियोस्टिग्मिन को दे रहे हैं मस्करीनिक इंडिकेशन के लिए, अब इसके निकोटिनिक साइड इफ़ेक्ट होंगे तो हमको निकोटिनिक साइड इफ़ेक्ट के लिए दूसरा ड्रग देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पिछले वाले जब हम लोग निकोटिनिक इंडिकेशंस को पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग मस्करीनिक साइड इफ़ेक्ट्स के लिए हम लोग अट्रोपिन दे रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा नियोस्टिग्मिन होता है ना वो हमारे मस्करीनिक वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ना उसको वो लो कॉन्सेंट्रेशन पे स्टिमुलेट करता है, और जो हमारे निकोटिनिक वाले रिसेप्टर होते हैं उनको वो हाई कंसंट्रेशन पे स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे निकोटिनिक इंडिकेशन के लिए नियोस्टिग्मिन प्रेस्क्राइब करना है तो मैं हाई डोज पे दूंगी तो निकोटिनिक तो स्टिमुलेट होगा ही होगा, मस्करीनिक भी स्टिमुलेट होगा, और मस्करीनिक स्टिमुलेट होगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए निकोटिनिक इंडिकेशंस में ना हम लोग अट्रोपिन देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मुझे सिर्फ मस्करीनिक इंडिकेशन चाहिए तो मैं उसको लो डोज पे ही दूंगी, और लो डोज पे दूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मस्करीनिक रिसेप्टर ही स्टिमुलेट होंगे, निकोटिनिक स्टिमुलेट नहीं होंगे। तो निकोटिनिक अगर स्टिमुलेट ही नहीं होंगे तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए ना मस्करीनिक इंडिकेशन में हम लोग सिर्फ नियोस्टिग्मिन देते हैं, उसके साथ हम लोग अट्रोपिन नहीं देते हैं क्योंकि फिर वो उसके एक्शन को फिर से रिवर्स कर देगा, ठीक है। और रही बात इसकी कि उसके निकोटिनिक साइड इफ़ेक्ट्स क्यों नहीं दिखते हैं, तो वो इसलिए नहीं दिखते हैं क्योंकि जो नियोस्टिग्मिन होता है वो हमारे मस्करीनिक रिसेप्टर को लो कंसंट्रेशन पे ही स्टिमुलेट कर देता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिवर्सिबल वाले ड्रग्स थे इनडायरेक्टली एक्टिंग के वो ख़त्म होते हैं। अब हम लोग इनडायरेक्टली एक्टिंग इरिवर्सिबल ड्रग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अगेन एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स ही हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो इसमें हमारे 2 क्लास के ड्रग आते हैं, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, जिसको हम लोग OP भी बोलते हैं। तो कार्बामेट्स में हमारे पास कार्बेराइल और प्रोपोक्सर आता है, और ऑर्गेनोफॉस्फेट में हमारे पास मैलाथियोन और डायाजिनोन आता है, ठीक है। तो अब हम लोग इन ड्रग्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी तो हमारे काम की नहीं है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना, हमारे ये वाले जो ड्रग्स होते हैं ना ये हम लोग क्लिनिकली यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इरिवर्सिबल बाइंडिंग करते हैं। तो एक टाइम के बाद ना ये एसिटाइल कोलिन की ना टॉक्सिसिटी करने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्लिनिकली यूज़ नहीं करते हैं। बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड या फिर एज अ पेस्टिसाइड हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो
अब इसमें जो हम लोग को देखने वाली बात है वो ये है कि ये वाले जो ड्रग्स होते हैं ना, ये हाईली सॉल्यूबल होते हैं। तो इनके हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से ये हम लोग ना बहुत ही जल्दी ये स्किन और जो म्यूकोज़ा होती है आई की, उसको ये लोग आई स्किन इसको बहुत ईजिली पेनिट्रेट करके लोकल मस्करीनिक मैनिफेस्टेशन उस साइड पे दिखाने लगते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो हमें सिर्फ मस्करीनिक मैनिफेस्टेशन दिखेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में ना कॉम्प्लेक्स सिस्टीमिक इफेक्ट ड्यू टू एम और एन रिसेप्टर, यानी कि मस्करीनिक और निकोटिनिक दोनों को ये स्टिमुलेट करने लगता है। तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टीमिक इफेक्ट्स देखने को मिलने लगते हैं। तो उसमें से सबसे पहले तो हमारा होता है एक पिन पॉइंट प्यूपिल। जो हमारा प्यूपिल होता है ना आँख का, वो बिल्कुल एकदम छोटा सा हो जाएगा, एकदम पॉइंट जैसा। ठीक है, तो पिन पॉइंट के जैसे हमारा जो है वो प्यूपिल हो जाएगा। इसके अलावा हमको एक ट्रिक याद करनी है, स्लज बी। ठीक है, तो पिन पॉइंट प्यूपिल दिखेगा और स्लज बी वाले कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि इंक्रीज्ड सलाइवेशन, लेक्राइमेशन आँख से, यूरिनेशन, डायरिया, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, एमिसिस, और बी से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। अब या तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है अगर M2 का स्टिमुलेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर टेकिकार्डिया हो सकता है अगर एन का स्टिमुलेशन ज़्यादा हो रहा है। तो या तो ब्रेडिकार्डिया होगा या तो टेकिकार्डिया होगा, दोनों में से एक ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाले जो हैं सलाइवेशन, लेक्राइमेशन, स्लज और प्लस जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, एंड ये वाला चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पेशेंट जो है ना वो वार्ड में इसी के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंड वो यूजुअली फार्मर या फिर कोई जो ये इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं ना, ये वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ठीक है इसको ओपी पॉइजनिंग या फिर कार्बामेट पॉइजनिंग हुई है। तो इसका ट्रीटमेंट का ना ये इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओपी पॉइजनिंग के ऊपर यूनिवर्सिटी में आपके लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये बता देना है, क्लासिफिकेशन लिख देंगे आप सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग उसको क्लिनिकली नहीं देते हैं ये सारी चीज़ें, और फिर ये उसके जो साइंस और सिम्टम्स होते हैं स्लज वाले ये लिख दीजिएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट में ना आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में ना सबसे पहले ना उस पर्सन को ना हमको डिकंटैमिनेट करना है। ठीक है, तो यानी कि वो जो पॉइजन से वो एक्सपोज हुआ है ना, उस कॉन्टेक्ट को हमको ब्रेक करना है। उसको वो जिस जो भी चीज़ से वो उसको स्प्रे कर रहा था, हमको उसको बाहर लेके आना है। जो भी उसके कपड़े वगैरह थे हमको उसको चेंज करना है। ठीक है, और उसको हमको साबुन से, वो जो इंसान है जहाँ जहाँ पे एक्सपोजर हुआ है उसको हमको साबुन से धुलना है। ठीक है, तो टर्मिनेशन करेंगे एक्सपोजर को। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग एयरवे को मेंटेन करेंगे, क्योंकि रेस्पिरेशन अगर फॉल हो जाएगा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग उसको देंगे अट्रोपिन। 2 mg IV देंगे और हर 10 मिनट में देते रहेंगे। कब तक? जब तक हमको सिम्टम ऑफ अट्रोपिनाइजेशन नहीं दिखता है। अब सिम्टम ऑफ अट्रोपिनाइजेशन क्या भला है? इसमें ना बेसिकली अट्रोपिन के सिम्टम यानी कि एंटी कॉलिनर्जिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो कॉलिनर्जिक सिस्टम में जो दिखता है ना उसका जस्ट ऑपोजिट कर देना है हमको। तो मिड्रियासिस देखने को मिलेगा। तो जो पिन पॉइंट प्यूपिल है ना वो धीरे धीरे डायलेट होने लगेगा। ठीक है, तो पेशेंट जो है उसका प्यूपिल हमको नॉर्मल दिखने लगेगा मिड्रियासिस की वजह से, और उसका मुंह जो है ना सेक्रीशन डिक्रीज होने की वजह से ना उसका मुंह जो है ना वो सूखने लगेगा। तो ड्राइनेस इन माउथ देखने को मिलेगी और हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, टैकीकार्डिया की वजह से। अब ना हम लोग 2 mg हर 10 मिनट में देते रहेंगे, लेकिन एक दिन में मैक्सिमम हम लोग ना 200 mg ही दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अट्रोपिन। लेकिन अट्रोपिन जो है ना ये मस्करीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है। ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम जो हमारा कार्बामेट्स और ओपी ने और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ने ब्लॉक करके रखा था ना, इसको ये रीएक्टिवेट नहीं कर रहा है। तो रीएक्टिवेशन के लिए ना हम लोग ऑक्साइम्स देते हैं, जैसे कि प्रालिडॉक्सिम हो गया। ठीक है, अब ना जो हमारे ये ऑक्साइम्स होते हैं ना इनको हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में देते हैं, कार्बामेट की पॉइजनिंग में नहीं देते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो प्रालिडॉक्सिम होता है इसका बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। बेसिकली इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है ना इसमें OH होता है। वो जो OH है वो फॉस्फेट के साथ बाइंड करके उसके एक्शन को टर्मिनेट करता है। थोड़ा डिटेल में इसका, और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये एक्टिवेट करेगा हमारे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के एंजाइम को। और फिर क्या बोलते हैं, जैसे ही एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है वो मेरा एक्टिवेट होगा तो एसिटाइल कोलिन का जो टॉक्सिफिकेशन हुआ था वो हमारा एसिटाइल कोलिन डिग्रेड होने लगेगा और उसकी टॉक्सिसिटी से रिलीव मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है।
तो एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से क्लासिफिकेशन को। तो क्लासिफिकेशन में ना हमने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में हमने कॉलिन, एस्टरेज और एल्कलॉइड्स के बारे में देखा था, ठीक है। और इनडायरेक्टली एक्टिंग में हमने किसके बारे में देखा था, इसमें हमने एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के बारे में देखा था, जो कि इंक्रीज़ करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन इनडायरेक्टली। ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो सकते हैं। रिवर्सिबल में लिपिड सॉल्युबल या लिपिड इनसॉल्युबल होंगे। तो सारा क्लासिफिकेशन और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी कवर हो चुकी हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, एंड अगर होगा तो प्लीज़ डू पोस्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, बाय।